हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 25 सितंबर के करंट अफेयर की कि क्या खास है करंट अफेयर में इस द करंट अफेयर शो में। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बिकॉज न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है और फर्स्ट करंट्स में क्या है। जो आज का मोटिवेशन है बहुत ही शानदार है। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे वक्त से पढ़ना पड़ता है। मीन्स अच्छा वक्त बनाने के लिए पहले बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, इसलिए पहले हार्ड वर्क जो है वो थोड़ा सा कठिन तो होता है, इसीलिए इसको कठिन बोलाता है कि बुरा दिन। ये हार्ड वर्क वाला जो दिन होता है वो बहुत ही थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसको बुरा दिन बोलते हैं। सो इसलिए प्रतिदिन आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, डेली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर पे। करंट अफेयर में आज क्या है, आइए फर्स्ट पे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ऐसा राज्य सरकार, जिस राज्य सरकार ने किया वो तेलंगाना राज्य सरकार ने किया, जिसके अंदर जो नया सचिवालय जो बन रहा है तेलंगाना का, उसका जो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। और आपको बता दें तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राय ने ऐसी घोषणा की है। और जो आपको याद होगा तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को किया गया था और इसे भारत के 29वें राज्य के रूप में मान्यता दिया गया था 2 जून 2014 को। इसकी जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी और जो राजकीय भाषा है वो तेलुगु है। तेलुगु इसकी राष्ट्रीय भाषा है। और आपको याद होगा कि जो हैदराबाद है उसका जो विलय है भारत में कैसे हुआ था? ऑपरेशन पोलो जो 1948 में किया गया था, उसके द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही जो हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं उनको भारत में मिलाया गया था, मतलब विलय किया गया था भारत में। उसके पहले जो निज़ाम मानने के लिए ये तैयार नहीं थे कि हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग है, ये ऐसा मानने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बट जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी के अथक प्रयास से जो यह कार्य सिद्ध हुआ कि पोलो ऑपरेशन के द्वारा ही हैदराबाद का विलय भारत में हुआ है। आपको याद होगा आर्टिकल जो 32 है जिसे संविधान की आत्मा, ऐसा कहने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे जिन्होंने कहा था जो आर्टिकल हमारा 32 है, संविधान का अनुच्छेद 32 है, वो हमारे संविधान की आत्मा है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। आप मूक नायक पत्रिका और जातियों का अंत एक किताब है, इसके जो राइटर हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो लातूर महाराष्ट्र में है, वो स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है वो बाबा साहब का ही स्टैचू है। वो स्टैचू ऑफ नॉलेज जिसे नाम दिया गया है, जो महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में स्थित है। बाबा साहब की समाधि को क्या कहते हैं? हाल ही में मैंने एक बात की थी, पंच तीर्थ यात्रा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के 5 मेन जो उनके जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा ली, ये सब था, उसमें पंच तीर्थ यात्रा में मैंने एक बात लास्ट वाले में बोले थे, जो उनकी समाधि होगी उसका जो नाम होगा वो चैतन्य भूमि, उसका नाम रखा गया चैत्य भूमि। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई है? तो आपको बता दें इंडिया गेट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ पर कर दिया है और इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन जो है सुभाष चंद्र बोस जी की अगुवाई में ही हरिपुरा अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इंडियन स्ट्रगल इनकी जो पुस्तक के लेखक हैं, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ही हैं। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो आपको बता दें जो औरंगाबाद का जो नया नाम है वो संभाजी नगर कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती, तो अब इसे बता दें हाल ही में सरकार ने एक फैसला लिया है कि काकोरी ट्रेन डकैती को अब काकोरी ट्रेन डकैती न करके काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा। और 9 अगस्त 1925 को यह उत्तर प्रदेश की जो घटना है चौरा चौरी नामक स्थान पे, इसीलिए जो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी वजह से 9 अगस्त को ही हुई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सितंबर 2022 को किसने ई लर्निंग
प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें, थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, लेकिन आपको ये तो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जाहिर सी बात है कि शिक्षा से रिलेटेड है, तो आपको लग रहा होगा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, बट ये गलत है क्योंकि इसके लिए तो पैसा भी तो चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से पैसे इसके लिए लाएंगे, इस भारत विद्या पोर्टल के लिए? तो आपको बता दें, जो इसका लॉन्च है वो निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया है, क्योंकि यही वित्त मंत्री हैं और यही इसको पैसा प्रोवाइड करवाएंगी, इसलिए इसका लॉन्च जो है निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया है। भारत विद्या प्लेटफॉर्म का यह एक ऑनलाइन सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसका जो संबंध है ओरिएंटोलॉजी से संबंधित है, जिसमें जो ओरिएंटोलॉजी होता है वो पुरानी शिक्षा, कला जो थी, हमारी पुरानी कला थी, वो स्वदेशी शिक्षा थी, इसके अंदर इसका जो अध्ययन होता है, ओरिएंटोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन होता है। इसका जो निर्माण है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक पुणे का इंस्टीट्यूट है, इसका जो निर्माण है भारत विद्या पोर्टल का वो भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। और ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मैकाले थे, और प्रथम विधि आयोग का जो निर्माण था विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था, जो भारत के जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सर विलियम बेंटिंग। और आपको बता दें, उन्हें सर विलियम बेंटिंग के द्वारा ही जो सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1829 के अंदर इसको अवैध घोषित कर दिया गया था, मतलब सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग कौन थे? तो डाउट, विधि मंत्री और विधि आयोग के अध्यक्ष में डाउट नहीं होना चाहिए। जो विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थी एमसी सीतालवान थी। उनकी प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे एमसी सीतालवान। वुड डिस्पैच क्या था? वुड डिस्पैच भी वो शिक्षा से संबंधित एक वुड डिस्पैच नाम का एक जो डलहौजी के समय में आया था, वो 1854 में भारत आया था, मतलब वुड डिस्पैच नामक का एक शिक्षा प्रणाली आई थी। शिक्षा का समवर्ती सूची, आपको बता दें, जो मूल संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है उसे राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन जो 42 एक्ट ऑफ अमेंडमेंट था जो 1976 में किया गया था, उसको जो उसमें जो शिक्षा का हमारा अधिकार है उसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब उसमें जो है राज्य और केंद्र दोनों इस पे अपने मतलब दोनों फैसले ले सकते हैं, उसमें उसके अंतर्गत ये समवर्ती सूची है। मतलब शिक्षा का जो अधिकार है उस पर राज्य हमारा भी और केंद्र सरकार भी हमारा निर्णय ले सकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A क्या कहता है। जो अनुच्छेद 21A है हमारा, वो शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट, मतलब हमारा जो मूल अधिकार है उसको घोषित कर दिया गया था। जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट होगा। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ? आपको बता दें 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 द्वारा इसे शिक्षा को फंडामेंटल राइट में सम्मिलित कर दिया गया था। RTE एक्ट, रीड एक्ट जो था 2009 का ये अधिनियम है, मतलब राइट टू एजुकेशन। रीड का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन जो 2009 का अधिनियम है उसे 2010 में लागू हुआ था और 2011 में इसे राजस्थान में लागू हुआ था। और NEP न्यू एजुकेशन जो प्रणाली है, न्यू एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है वो 2020 जो है वो किस समिति के सिफारिश पे आया है? तो आपको बता दें, जो कस्तूरी रंगन जो समिति थी उसके सिफारिश पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। और ये 34 साल बाद यह पॉलिसी आई है, जिसमें जो 10+2 है, 10+2 के स्थान पे 5+3+3+4 कर दिया गया है। मतलब 5th, 3rd और 4th कर दिया गया 10+2 के स्थान पे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कौन सा देश वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड पिक्सेस विश्व चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो आपको बता दें, जो मोटो ग्रैंड पिक्सेस है वो रेस के लिए
रिलेटेड है, रेस से संबंधित है। और इसका जो आयोजन मेज़बानी जो कर रहा है, जो आयोजन कर रहा है वो भारत कर रहा है। आपको बता दें ये कहाँ पर हो रहा है। जो 2023 में पहली जो मोटो ग्रैंड फिक्स विश्व चैंपियनशिप की जो रेस है उसकी मेज़बानी तो पहले भारत करेगा। और भारत में कहाँ होगा तो आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 19 देश भाग लेंगे। और इसका जो नाम है ग्रा प्री ऑफ भारत इसका नाम दिया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विश्व जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था तो बता दें आपको, अमेरिका में आयोजित हुआ था, जिसमें भाला फेंक में सिल्वर मेडल हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो था वो इस्तांबुल जो तुर्की, पहले टर्की था, अब इसका नाम बदल के तुर्की हो गया है, तुर्की में इस आयोजन हुआ था, जिसमें भारत की निखत जरीन जो थी विजेता थी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजन हुआ था, जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल आया था, जिसमें विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल और बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के जो विजेता थे वो लक्ष्य सेन थे। और आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2023 में कौन सा देश 15वें वृक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा तो आपको बता दें जो BRICS है, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता करेगा जो 2023 में वो है साउथ अफ्रीका। आइए बात करते हैं क्या है ब्रिक्स की संकल्पना जो थी जिम ओ नील द्वारा 2001 में की गई थी। उनका उद्देश्य क्या था, जो तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश जा उसको शामिल करना इसका संकल्प था। पहले ब्रिक्स में जो थे 4 ही सदस्य थे। पहले इसका नाम BRIC था, ब्रिक था। इसका सम्मेलन जो पहला सम्मेलन था वो 2009 में 4 देश में भाग लिए थे, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना ने भाग लिया था। तब उसमें साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था। आपको बता दें ये जो सम्मेलन था येतनरी वर्ग जो रूस में इसका आयोजन हुआ था, पहला जो हुआ था। सन 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया था, तो इसका जो नाम था वो ब्रिक्स हो गया। मतलब ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया था, BRICS हो गया था। और इसका जो 13 नंबर का जो सम्मेलन था वो 2021 में भारत के अंदर हुआ था। और जो 2022 में जो था वो चाइना के अंदर हुआ था। और 2023 में जो 15वां होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। ऐसा क्यों, आइए जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। जो BRICS है, BRICS मतलब 13 इसमें हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि 14वां चाइना में होगा, फिर 15वां साउथ अफ्रीका में होगा, और फिर 16 नंबर का जो होगा फिर ब्राज़ील में होगा, 17 नंबर का फिर रूस में होगा, और फिर 18 नंबर का इंडिया में। मतलब ये अल्टरनेट चलता रहता है, एक के बाद एक देश इसकी मेज़बानी करते रहते हैं। आइए जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। ब्रिक्स जो है पूरे विश्व की जो आबादी है वो उसका 41% इन 5 देशों में रहते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसमें जो ये ब्रिक्स का रोल है, 41% आबादी ब्रिक्स का सम्मेलन मतलब ब्रिक्स के देशों का इसमें योगदान है। और इस संस्था का एक बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। और 5R कंट्री किसे हैं कहते हैं तो आपको बता दीजिए 5R कंट्री है वो ब्रिक्स को ही कहा जाता है। मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को 5R कंट्री कहा जाता है। और इनका जो मुद्रा है वो 5R क्यों रखा गया, क्योंकि इनके जो ये 5 कंट्री के जो रुपीज़ है उनका जो स्टार्टिंग रुपये, जैसे भारत का रुपया है, रूबल हो गया, रियाल हो गया, ऐसे वो जो स्टार्ट होता है वो 5R से ही, इसलिए इस सबका रुपये का जो सबके डॉलर जब मुद्रा हो है वो R से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको 5R कंट्री कहा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।